बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजिक्स फर्स्ट ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन। चैप्टर नेम वेव्स। टॉपिक हमारे पास जो आज हम करने जा रहे हैं, इसके न्यूमेरिकल्स, असाइनमेंट्स और एग्जांपल्स हमने करनी है। हम कोशिश करेंगे कि एग्जांपल्स और एग्जांपल और असाइनमेंट इस लेक्चर में करें और इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। क्योंकि लेक्चर लेंथी हो जाता है, इसलिए कोशिश ये है कि पहले इस लेक्चर में आपको न्यूमेरिक उसको एग्जांपल और असाइनमेंट समझाई जाए। तो स्टेटमेंट नहीं लिखी जाएगी। कोशिश आपने ये करनी है कि अपने सामने बुक खोल के इसको समझते जाएं। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहता है? द एवरेज इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट ऑन अर्थ सरफेस इज अबाउट 500 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को हम आई से शो करते हैं। मैं पूरी बात नहीं लिखूंगा। 500 वॉट पर मीटर का स्क्वायर। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी हमने फाइंड आउट करनी है। एरिया हमारे पास मीटर स्क्वायर में गिवन है। एरिया ए 0.5 मीटर का स्क्वायर। ठीक हो गया। इन 4 आवर टाइम मेरे पास कितने हैं? 4 घंटे। टाइम मेरे पास कितने हैं? 4 आवर्स। इसको अगर मैं कन्वर्ट कर दूं सेकंड में तो 4 × 36 100 करवाऊंगा, 3600 सेकंड में चला जाएगा। 3600 × 4 करूंगा तो 72 और 144 गालबन 144,000 आपके पास ये 144,000 गालबन ये आ जाता है 14,400। ठीक हो गया। अब आपने क्या फाइंड करना है? टू फाइंड हमने क्या करना है? एनर्जी इज इक्वल्स टू व्हाट? सबसे पहला जो टॉपिक हमने इंटेंसिटी ऑफ वेव पढ़ा था, उसमें हम फॉर्मूला पढ़ के आए थे। इंटेंसिटी ऑफ वेव इक्वल होता है एनर्जी अवर एरिया क्रॉस टाइम। इंटेंसिटी ऑफ वेव किसकी इक्वल था? आई इज इक्वल टू एनर्जी अवर एरिया क्रॉस टाइम। तो हमने एनर्जी निकालनी है, ई को यहीं पे छोड़ दें। एरिया और टाइम नीचे डिवाइड हो रहा है पार जाके इंटेंसिटी के साथ। मल्टीप्लाई इंटेंसिटी मल्टीप्लाई एरिया मल्टीप्लाई, बस फार्मूला बन गया सर, कोई परेशानी वाली बात नहीं। इंटेंसिटी 500, एरिया की वैल्यू 0.5, टाइम की वैल्यू 144,000। यू हैव टू क्रॉस दिस, मल्टीप्लाई दिस, एंड 3.6 क्रॉस 10⁶ जूल आपका आंसर आ जाएगा। और इसी के साथ एक और बात दिखता है, कहता है इफ एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज डबल देन हाउ मच एनर्जी इज इंक्रीज। तो देखें इजी सी बात है बच्चे, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये फार्मूला हम वहां से ड्राइव करके आए थे। कहता है इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज डबल, अगर एम्पलीट्यूड डबल किया जाएगा तो इंटेंसिटी में क्या फर्क पड़ना है? तो बच्चे अगर मैं फर्ज कर लेता हूं इंटेंसिटी मेरे पास है 2, ठीक है, फर्ज कर लेते हैं एम्पलीट्यूड को, बल्कि अभी आप ये कहें कि एम्पलीट्यूड आपके पास 2 है, आपने इसको डबल कर दिया। लाइक डबल कैसे किया? इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर आपके पास कितना आ गया? 4। ऐसे ही है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो इसका मतलब है कि आपके पास इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। 4 गुना आपके पास इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि स्क्वायर, अभी ये फार्मूला है। अभी मिसाल के तौर पे इंटेंसिटी जब मैं फर्ज करता हूं, मैं आपको फिर दोबारा अगर समझा सकूं, इंटेंसिटी आपके पास I1 है और एम्पलीट्यूड आपके पास यहाँ पे, जब आपके इंटेंसिटी लेवल 1 था तो एम्पलीट्यूड आपके पास यहाँ पे 1 है। मतलब एम्पलीट्यूड आपके पास ऑलरेडी स्क्वायर है, तो बेसिकली एम्पलीट्यूड को आप ये कहें कि वहां पे एम्पलीट्यूड आपके पास 2 है। ठीक है, अब ऐसा हुआ कि एम्पलीट्यूड का हमने जब स्क्वायर लिया तो स्क्वायर क्या बन गया आपके पास? 4। तो ऑफ कोर्स इंटेंसिटी जो है ना, एम्पलीट्यूड 4 गुना बढ़ जाएगा, मतलब इंटेंसिटी 4 गुना बढ़ जाएगी। तो आप लिख सकते हैं if the amplitude is increased by the double the energy will be increased 4 times। तो एनर्जी 4 गुना बढ़ सकती है। फार्मूला आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ठीक हो गया। इसके बाद आपने एग्जाम्पल नंबर 2 करनी है। एग्जाम्पल नंबर 2 बहुत इजी सी एग्जाम्पल्स आपके पास मौजूद हैं, कोई इसमें नई चीजें नहीं है। तकरीबन चीजें हम करके जो चैप्टर हमने पूरा पढ़ा है उस चैप्टर में हम ये चीजें पढ़ के आ चुके हैं। तो मैं नहीं समझता कि आपको यहाँ तक कोई इसमें परेशानी होगी या होनी चाहिए। न्यूमेरिकल एग्जाम्पल नंबर 2 में हम आते हैं और वो कहता है अ साउंड सोर्स इज रिसीडिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर। ठीक है, एक ऑब्जर्वर है, वो बैठा हुआ है। डॉपलर इफेक्ट हमने बड़ी अच्छी तरह किया। कहता है साउंड सोर्स इज रिसीडिंग, सोर्स से साउंड आ रही है और वो कम होती जा रही है। फ्रॉम अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आवाज मुझे गूंजती भी आ रही थी, लेकिन आस्ता आस्ता ऐसा हुआ कि आवाज कम होना शुरू होगी। तो क्या होगा? ऑब्जर्वर है 22 मीटर पर सेकंड, मेरे पास सोर्स की वेलोसिटी कितनी थी? 22 मीटर पर सेकंड। एंड है फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 354 हर्ट्ज।
इफ द स्पीड ऑफ साउंड कितना था v मेरे पास 332 मीटर पर सेकंड, तो व्हाट फ्रीक्वेंसी डज द ऑब्जर्वर हैव, तो आपने एफ प्राइम निकालनी है। सर मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं आपको बता चुका था अगर मेरे तक आवाज ज्यादा आ रही है इसका मतलब है सोर्स मेरी तरफ बढ़ रहा है, और अगर आवाज कम हो रही है इसका मतलब है सोर्स मुझसे अवे जा रहा है, सोर्स दूर जा रहा है, तब भी आवाज रिसीड हो रही है, तब भी कम हो रही है। तो हम वो केस लगा लेंगे, हम डेरिवेशन निकाल के आ चुके थे जिस केस में सोर्स आपसे दूर जाता था, तो आपने उसका फॉर्मूला पढ़ा था वी ओवर वी प्लस वी एस इंटू एफ। ठीक हो गया, मैंने बी का फैक्टर इस्तेमाल किया था, तो एक ही बात है, आप वी बी कर लें वी एस कर लें, स्टेशनरी उसके लिए लगाया। बी की जगह 332 जमा 332 प्लस आपके पास वेलोसिटी ऑफ सोर्स कितनी है 22 इंटू फ्रीक्वेंसी आपके पास कितना है 354, 332 प्लस 22 विच इज इक्वल टू 354, 332 ओवर 354 डिवाइड कराएंगे, और बल्कि आसान सा काम बचे 332 ओवर 354 मल्टीप्लाई बाय 354, ये आपस में कैंसिल, योर आंसर वुड बी 332 हर्ट्ज, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपको पता है हर्ट्ज में ही लिखी जाती है। फिर इसके बाद तीसरी एग्जांपल लिखता है टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर साउंडेड टुगेदर टू प्रोड्यूस साउंड, दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, दोनों इकट्ठे बजाए जा रहे हैं और बीट्स प्रोड्यूस करने की कोशिश की जा रही है। एवेलुएट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द बीट्स ऑफ दीज टू, जब मैंने आपको बीट का टॉपिक पढ़ाया था तो ये उसमें मैंने आपको एग्जांपल कराई भी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफ दीज टू साउंड्स हैविंग फ्रीक्वेंसी 750 हर्ट्ज एंड 390 हर्ट्ज, आपके पास दो फ्रीक्वेंसी है, f1 कितनी है 750, f2 कितनी है 390, और आपने क्या फाइंड आउट करना है इवेल्युएट द बीट फ्रीक्वेंसी एफ बी आपने फाइंड आउट करनी है, एफ बी विच इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ f1 माइनस मॉडुलस ऑफ f2, ये हम पढ़ के आ चुके थे, इसमें कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है, सिंपल माइनस हो जाएगा 750 माइनस 390, ये आपके पास 250 और 110 360 आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद चौथी एग्जांपल लिखता है a guitar string with a length of 80-30 सेंटीमीटर, ठीक है जी 80-30 सेंटीमीटर, ठीक है, तो लेंथ आपके पास गिटार की कितनी है 8030 सेंटीमीटर, इसको मीटर में हमेशा आपको पता है कन्वर्ट करना पड़ता है, 8030 डिवाइड बाय 100 कराएंगे तो 80.30 ये सर 80.30, तो ये आपके पास 0.8 मीटर आ जाती है, ठीक हो गया। एंड द स्पीड ऑफ द वेव इन द स्ट्रिंग इज, स्पीड कितनी है जी 400 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड हार्मोनिक्स, फॉर्मूले पढ़ चुके हैं हम, ठीक है, f1 इज इक्वल टू व्हाट, f2 इज इक्वल टू व्हाट, f3 इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है, तो हमें पहला पता हो तो अगले दो तो हम निकाल ही लेते हैं, हम भी सियाने हैं। v ओवर क्या आ जाएगा आपके पास 12, तो v की वैल्यू क्या है आपके पास 400, 2 इंटू एल की जगह 0.8, 400 डिवाइड बाय 0.16, 400 डिवाइड बाय 0.16 करेंगे तो ये आपके पास 250 आ जाता है, ठीक हो गया। तो अगली वाली आपको पता है f2 किसकी इक्वल हो जाती है 2f1 के, f3 किसकी इक्वल हो जाती है 3f1 के, ठीक है। गिटार ये ओपन पाइप में से आपको पता है, तो 2 इंटू f1 की जगह 256 पुट करेंगे, 250 है, सॉरी 256 तो नहीं है 250, 400 डिवाइड बाय 0.6 ये 500 हो जाएगा, 3 इंटू 250 तो ये आपके पास 750 आ जाता है। यहाँ तक आपकी एग्जांपल्स इख्तिताम पजीर हुई हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि असाइनमेंट स्टार्ट की जा सके। अब हम असाइनमेंट स्टार्ट करते हैं, यहाँ तक उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। वी आर गोइंग टू स्टार्ट असाइनमेंट एंड देखें एक चीज याद रखिएगा, एग्जांपल्स भी ब्लाइंड नहीं होती है, चीजें सामने सॉल्व हुई भी होती हैं, तो एग्जामिनर की कोशिश ये होती है कि वो आपको असाइनमेंट में से दे जो चीजें आपने खुद सॉल्व करनी है, तो जो चीजें आपके जिम्मे होती हैं तो वहां से ही चीजों को ज्यादा वो पूछता है, इसलिए कोशिश करें कि असाइनमेंट्स को बहुत ही अच्छी तरह समझने की कोशिश होनी चाहिए हमारी। असाइनमेंट नंबर 1 A1 लिखूंगा मैं, कहता है टू इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ अ वेव बाय अ फैक्टर 50, बाय व्हाट फैक्टर शुड द एम्पलीट्यूड बी इंक्रीज, एम्पलीट्यूड कितने फैक्टर से इंक्रीज होगा, हम फार्मूला पढ़ के आए इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, पढ़ा ना सर, अभी आपको बताया भी था। तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करेंगे इक्वल और के लगाएंगे, इक्वल और के इनटू आपके पास क्या आ जाएगा a का स्क्वायर, ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। उसने कहा फ्रीक्वेंसी बढ़ गई,
किस फैक्टर से? एक आपके पास उसने कहा फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी इंक्रीज द फैक्टर ऑफ 50, इंटेंसिटी बढ़ चुकी है 50 के फैक्टर से, तो हम आई प्राइम विच इज इक्वल टू 50 इंटू आई नॉट, ठीक हो गया। ये हम एक फैक्टर इंट्रोड्यूस करवा देंगे, तो दैट मीन्स के आपने क्या कर दिया यहाँ पे, और ओके है, ठीक है। 50 इंटू आई नॉट, तो आई प्राइम अगर हम इसको इस फॉर्म में लेके जाएं यहाँ पे, तो हम इसको लिख सकते हैं आई प्राइम विच इज इक्वल टू के इंटू ए का ए प्राइम, मतलब आपके पास ए प्राइम का स्क्वायर। इस इक्वेशन को मैंने रीशेप कर दिया, इसको मैं लिख सकता हूँ आई प्राइम इक्वल टू के इंटू ए प्राइम का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से अगर इस इक्वेशन को मैं लिखूं, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, इसको मैं अगर थोड़ा सा रीशेप या रीसाइज करूं, तो आई प्राइम ओवर आई नॉट विच इज इक्वल टू 50, ये बन सकता है आई नॉट यहाँ पे मल्टीप्लाई नीचे आके आपके पास डिवाइड हो जाएगा। आई प्राइम की मेरे पास वैल्यू मौजूद है के इंटू ए प्राइम का होल स्क्वायर डिवाइड बाय आई नॉट की भी मेरे पास वैल्यू मौजूद है। जो मेरे पास नई इंटेंसिटी आई थी वो कितनी थी? इंटेंसिटी इज इक्वल टू, बेसिकली ये आप अगर इसको आई नॉट कहें तो के इंटू ए प्राइम का ए नॉट का स्क्वायर, तो आई नॉट यहाँ बल्कि एक और इक्वेशन निकालें, आई नॉट विच इज इक्वल टू के इंटू ए नॉट का स्क्वायर, ठीक हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट। तो आई नॉट की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? के इंटू ए नॉट का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 50, ये के इस के से कट गया। देखें आई प्राइम की ये वैल्यू और आई नॉट की ये वैल्यू आपने उठा के पुट कर देनी है यहाँ पे, और कोई मजीद ऐसा काम नहीं हुआ जिससे आपको परेशानी हो। तो अब देखें दोनों के ऊपर स्क्वायर स्क्वायर खत्म के लिए रूट लिया जाता है, ए डैश ओवर ए नॉट विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 50, ये दोनों के ऊपर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा। अंडर रूट ऑफ 50 आपके पास क्या आ जाता है? 7.07, ए नॉट यहाँ नीचे डिवाइड हो रहा है, सामने जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो द एम्पलीट्यूड आपके पास कितने से बढ़ जाएगा? नई वेव का 0.707 से एम्पलीट्यूड ने बढ़ जाना है, इंक्रीज हो जाना है। इसके बाद हम असाइनमेंट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। वो कहता है असाइनमेंट नंबर 2 में, सुनिएगा ये करके आ चुके हैं आप, कहता है अ बस इज मूविंग 20 मीटर पर सेकंड अलोंग अ स्ट्रेट रोड, एक सीधी रोड पे बस जा रही है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 500 हर्ट्ज हॉर्न, और 500 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से हॉर्न भी बजा रही है। यू आर स्टैंडिंग एट द साइड, आप साइड पे खड़े हैं। व्हाट फ्रीक्वेंसी डू यू हेयर द बस, आप कितनी फ्रीक्वेंसी सुन रहे हैं? और रिड्यूस फ्रॉम यू, आपसे कम कितनी होती जा रही है? देखें बस आगे चलती जा रही है, तो वो भी आपने निकालना है। तो आपके पास स्पीड ऑफ साउंड कितनी है? जो 340 मीटर पर सेकंड, और वी एस स्पीड ऑफ बस कितनी है? मीटर पर 20 मीटर पर सेकंड है। और फ्रीक्वेंसी एफ एस जो साउंड जो सोर्स की फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? 500 हर्ट्ज। तो आपने क्या फाइंड आउट करना है? बस अप्रोच की जो फ्रीक्वेंसी व्हेन बस अप्रोच, एफ एबीएस लिख लें छोटा सा, और फ्रीक्वेंसी व्हेन बस रिसीडिंग, जब बस आपसे दूर जा रही, कम होती जा रही है आपके पास आवाज, आपने वो भी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे दोनों केसेस लगेंगे डॉपलर इफेक्ट के। तो पहला केस आपके पास क्या लगेगा? विच इज इक्वल टू वी, अभी हम कर चुके वी एस इंटू एफ एस, ठीक है। 340 अवर 340 प्लस 20 एफ एस आपके पास कितना है? 500, 340 डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 500, ये आपके पास 472.2 हर्ट्ज आ जाता है। और बस अब आपसे दूर जा रही है, तो देखें अब बस इज मूविंग, सोर्स मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर रेस्ट में है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ द बस भी आपने निकालनी है जब बस रिसीड हो रही है, दूर जा रही है। तो एफ प्राइम ए बी एस, ठीक है, ऑब्जर्व जो आपने की है, ऑब्जर्व लिख लीजिएगा, ऑब्जर्व जो आपने की है v माइनस वी एस इंटू एफ ऑफ एस, इसमें माइनस हो जाएगी, जाहिर सी बात है आपको आवाज कम आना शुरू हो जानी है। 340 अवर 340 माइनस 20 इंटू 500, तो 340 डिवाइड बाय 320 मल्टीप्लाई बाय 500, ये इससे कट जाएगा। 16 डिवाइड बाय 17 डिवाइड बाय 16 पॉइंट्स में आपके पास आंसर है, मल्टीप्लाई बाय 500, तो 531.25 ये आपके पास आंसर आ जाएगा किसका? असाइनमेंट नंबर 2 का। उम्मीद है आपको बात यहाँ तक समझ आई है। इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि नेक्स्ट असाइनमेंट की तरफ हम बिला ताखीर तमहीद बढ़ सके।
इसके बाद आपके पास असाइनमेंट नंबर 3 है 9.3। आपके पास असाइनमेंट नंबर 3 है, ठीक हो गया। असाइनमेंट नंबर 3 हम स्टार्ट करते हैं। वो कहता है a frequency of a first harmonic, the frequency of first harmonic is 587 hertz and the speed of the wave is 600 meter per second. Find the length of the string. आपने L find out करनी है। L is equals to what? As we know that B is equals to F lambda. Lambda length है basically, तो हम V is equals to F into 2L। स्ट्रिंग का आपने पता था कि दो उसकी लेंथ हो, दो कोने हैं, तो आपके पास क्या हो जाएगा F2FL। हमने L फाइंड करना है, तो L is equals to V2 F इधर मल्टीप्लाई जाके डिवाइड, तो L is equals to V की जगह 600, 2 into F की जगह 587, मल्टीप्लाई करवा डिवाइड करवा दें 600। अगर आपने करवा देना है, ये आपके पास गालबन आ जाता है 11 587, तो तकरीबन 1184 आता है, ठीक है। 1184 को आप 1184 नहीं 74, ठीक है। 600 डिवाइड बाय 1174, योर आंसर वुड बी 0.511 मीटर। ये आपके पास 0.511 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। चौथी असाइनमेंट है, वो कहता है व्हाट एंगल इज रिक्वायर्ड बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड लाइट में हमने माइलस लॉ किया था। माइलस लॉ हम पढ़ के आ चुके थे, I is equals to I नॉट इंटू कॉस स्क्वायर थीटा या अल्फा, आपके पास कोई भी आ सकता है, ठीक है। I is equal कहता है व्हाट एंगल इज रिक्वायर्ड बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ पोलराइज्ड एंड द एक्सिस ऑफ पोलराइज्ड फिल्टर इज रिड्यूस्ड टू इंटेंसिटी 90%। उसकी इंटेंसिटी 90% कम हो गई है, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बच्चे। टोटल कितनी होनी चाहिए? 100% होती है ना, 90% कम होगी। पीछे कितनी बची टोटल? 10%। अब 10% को अगर हम इसको कन्वर्ट करें पॉइंट में, परसेंटेज खत्म करें, 10 डिवाइड बाय 100 व्हिच इज इक्वल टू 0.1, तो आपके पास जो फ्रीक्वेंसीज की बच चुकी है, जो मेन इंटेंसिटी की आ जाएगी 0.1 इंटू आई नॉट, जो आपके पास नई इंटेंसिटी का वो 0.1 आया है, ठीक हो गया। अब ऐसा करना है, हमने मालूम में ये वैल्यू उठा के पुट कर देनी, आई की जगह 0.1 इंटू आई नॉट विच इज इक्वल टू आई नॉट इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये आई नॉट इस आई नॉट से कैंसिल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 0.1, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 0.1, cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 0.1 0.316। हमने थीटा निकालना है, एंगल निकालना है, तो cos इधर मल्टीप्लाई साइड आके इनवर्स हो जाएगा 0.316। शिफ्ट दबा के cos देंगे, इनवर्स देंगे तो 71.6 डिग्री आपके पास इसका थीटा आ जाता है। इसी के साथ हमारी असाइनमेंट्स और एग्जाम्पल्स का अख्ताम हुआ। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में न्यूमेरिकल्स के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।